तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आपका नीट हो गया, एम्ट हो गया, आपका जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है ना, उन सभी में जो है यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके नीट एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपका लेक्चरर हो गया, इंटर लेक्चरर हो गया, है ना, उत्तराखंड लेक्चरर हो गया, या स्टेट में कोई भी लेक्चरर है, उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, तो यहाँ से आपकी जो है प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। टोटल जो प्रश्नों की संख्या दोस्तों 50 है। सारे प्रश्न अच्छे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि एक पात्र में 3, 4 तथा 5 pH वाले 3 अम्लीय विलयन के बराबर आयतन मिलाए जाते हैं। मिश्रण में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। आपने H+ आयन की सांद्रता निकालनी है मिश्रण में, ठीक है। और आपके पास pH कितना दे रखा है, 3, 4 और 5, ठीक है। अगर आप इसका जलीय विलयन देखेंगे, मिश्रण में देखेंगे, तो pH 3 वाला सबसे पहले देखेंगे pH बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे pH बराबर 4 और pH बराबर 5। अगर इनका जो है विलयन में अगर देखेंगे दोस्तों, इनके मोलों की संख्या, तो आएगा आपका 10-3। 3 का क्या आएगा, 10⁻³ मोल। इसी प्रकार pH 4 वाले का क्या आएगा मिश्रण में, 10⁻⁴ मोल, है ना। और pH 5 का क्या आएगा दोस्तों, 10⁻⁵ मोल, ठीक है। ये आएगा आपका मिश्रण में, ठीक है, जलीय विलयन में। अब देखिए, अब क्या दे रखा है इनके पास जो है जो लीटर आयतन जो है दोस्तों, इनमें समान दे रखा है। तो माना आपको मान के चलना है, माना क्या है, जो आयतन कितना है आपका 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर आपको मान के चलना है। तो तीनों का कितना होगा, pH 3, pH 4, pH 5, तीनों का कितना होगा, तो 3 लीटर होगा, है ना। जब pH 3 का भी 1 लीटर, pH 4 का भी 1 लीटर और 5 का भी 1 लीटर, तो टोटल जो लीटर में आयतन होगा कितना होगा, टोटल V बराबर कितना होगा, आयतन बराबर होगा 3 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मोल है, जितने भी मोल कितने थे आपके, 10⁻³ आपको 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁻5 करना है। और बटे में आपको क्या है, जो भी आपका टोटल आयतन है लीटर में, तो कितना है, 3। बस इससे आप इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ से जब आप ये ऊपर वाली घातों को कट करोगे, तो ऊपर वाली जो घात बचेगी आपको कितनी बचेगी, 10⁻⁴। और जब इसको कट करोगे दोस्तों इन सभी से, तब कितना बचेगा, ये आपका जो आएगा, ये आएगा 0.0003 और कितना आएगा 7, ठीक है, 37 जो है आपका यह आएगा, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 3.7 × 10⁻⁴ मोल, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि एसीटोफिनोन को जब क्षार, है ना, C2H5ONA के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एक स्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसकी संरचना है। तो बताना है आपको एसीटोफिनोन। देखिए, एसीटोफिनोन आपका क्या रहता है, यहाँ पर हम बता देते हैं। एक बेंजीन रिंग है आपके साथ, बेंजीन रिंग, ठीक है। ये है दोस्तों आपकी बेंजीन रिंग, इसके साथ आपका ये एसीटोन ग्रुप जुड़ा है, COOCH3, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, एसीटोफिनोन, है ना। जब इसकी रिएक्शन करवा जाती है सेम इसी के साथ, कौन सा आपका, ये वाला, दो एसीटोफिनोन की जब रिएक्शन आपस में कराई जाती है, प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, जो आपका बेस दे रखा है C2H5ONA, इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, तो क्या होता है, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों आपस में जो है क्या होगा, मर्ज हो जाएंगे ना। इस प्रकार से आपका एक बेंजीन रिंग यहाँ पर इस प्रकार से, जो आपका C है, C के साथ क्या यहाँ पे है CH3, है ना। यहाँ पर आपका क्या आएगा OH, और यहाँ पर जो CH2, ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH2 C⋯O, और ये आपका बेंजीन ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या होगा, माइनस आपका H2O होगा। अब यहाँ से आपका जो है दोस्तों -H2O हो जाएगा। एक H आपका यहाँ से निकलेगा और ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो यहाँ से जो ये बॉन्ड है ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन है, ये आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड C⋯O, और ये आपका फिर से बेंजीन रिंग, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। तो ये कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो अल्फा बीटा संतृप्त
असंतृप्त कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कीटोन का जो है फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन अणु को की कोणीय आकृति में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? ठीक है, तो ओजोन सभी को पता है O3 रहता है ओजोन का फॉर्मूला, ठीक है। तो O3 जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों तो दो प्रकार के इसके स्ट्रक्चर है। ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ आपका एक ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन के साथ दोस्तों डबल बॉन्ड है, इसमें माइनस आएगा, और दूसरे क्या है आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ आपका माइनस ग्रुप, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड देखिएगा आप तो कितना बॉन्ड है, कितने सिग्मा और पाई आबंध होते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, इसमें आपका जो है कितना है, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है 1 पाई बॉन्ड होगा, और ये क्या है दोस्तों आपका 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ पर, 1 सिग्मा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है, इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल रहता है दोस्तों, जो कितना रहता है 116.8 डिग्री, ठीक है। ये जो है इनका जो है बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी की बात करें तो कितनी होती है, इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी, तो ये होती है दोस्तों 128 pm, कितनी होती है 128 pm होती है, ठीक है। 128 pm जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच दूरी होती है। इसमें आपको 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो देखिए जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो है केवल 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब आपका डबल बॉन्ड होता है तो इसमें आपका 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 आपका क्या रहता है 1 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे दोस्तों। जब आपका डबल बॉन्ड होगा इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड आपका उपस्थित रहता है। जैसे आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसमें आपका जो है कितना रहेगा, एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड है ना, प्लस और कितने पाई बॉन्ड कितने रहेंगे दोस्तों आपके 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड में आपके 1 सिग्मा बॉन्ड रहता है और 2 आपके पाई बॉन्ड रहते हैं, डबल बॉन्ड में आपके 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड रहता है, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड उपस्थित रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन निम्न E0 के मानों के आधार पर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो इनमें से E0 के मान आपको दिए हैं, है ना। तो सबसे अधिक प्रबल कारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है आपका, आयरन हेक्सासाइनेट 4-, ठीक है। तो यहाँ पर E0 का मान दे रखा है -0.35 वोल्ट। तो आयरन 2 प्लस जो है आयरन 3 प्लस में जो है ना, तो इसका दे रखा है आपका E0 बराबर -0.77 वोल्ट। तो कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा जो है अपचयन विभव होगा वही क्या है सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर अपचयन विभव किसका है दोस्तों सबसे ज़्यादा, तो यह है आयरन 3 प्लस, कितना है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसका कितना है E0 0.77, ठीक है। तो इसका जो है जो अपचयिक विभव जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ना, आयरन 3 प्लस आपका क्या है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरित रसायन का तात्पर्य ऐसी विक्रिया से है जो, तो बताना है हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। तो जो खतरनाक रसायनों के उपयोग एवं उत्पादन को घटाती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से अवस्था फलन नहीं है, तो ये आपके पास दे रखा है कौन सा जो है अवस्था फलन नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा है, अवस्था फलन नहीं है। तो आंतरिक ऊर्जा जो आपका है Q+W, ये भी आपका अवस्था फलन है। और दोस्तों आपका जो है तो ये आपका जो है Q एनर्जी और कार्य, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है,
ये आपका जो है अवस्था फलन नहीं है। बाकी जो है आपका Q प्लस डब्ल्यू जो आपकी ऊर्जा है डेल्टा ई, आप सभी को पता है डेल्टा ई बराबर क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, है ना। ऊर्जा जो रहता है आपका दोस्तों ये क्या है आपका अवस्था फलन है। और H माइनस टी एस आप सभी को पता है गिब्स ऊर्जा, ठीक है। गिब्स एनर्जी आप सभी को पता है G बराबर क्या होता है H माइनस टी एस, ठीक है। ये भी क्या है आपका अवस्था फलन है। लेकिन जो आपका वर्क, ये जो आपका Q है और जो आपका W है ये आपका अवस्था फलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता होगी। तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर है। तो देखिए सभी को पता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, या एच अपॉन 4 पाई, ये आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना। जहाँ पर जो है डेल्टा एक्स जो है आपका डेल्टा एक्स बराबर, यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी तथा डेल्टा पी बराबर क्या होता है एम डॉट डेल्टा वी, ठीक है। तो यदि आप डेल्टा वी, तो वेग में अनिश्चितता यहाँ से आपको पूछा गया है। तो जो डेल्टा वी बराबर होगा दोस्तों डेल्टा वी स्क्वायर बराबर जो होता है एच अपॉन एम का स्क्वायर 4 पाई, ठीक है, ये होता है। तो या इसे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर, जब स्क्वायर हटेगा है ना 1/2m रूट एच अपॉन पाई, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका 1/2m बटा एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यही जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज की घटती हुई द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है। तो सेकेंड आयनन एंथैल्पी आपको बताना है, तो कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो सेकंड जो आपकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है वो है आपका क्रोमियम मैग्नीज वैनेडियम टाइटेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एसिल यौगिकों की सापेक्षित क्रियाशीलता का क्रम है। तो जो आपके एसिल यौगिक है इनकी क्रियाशीलता का क्रम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन जो आपकी रिएक्शन है ना। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा एसिल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, ठीक है। तो क्लोराइड माइनस आएगा आपका सबसे पहले, फिर आएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O माइनस, फिर आएगा आपका एस्टर और लास्ट में आएगा आपका एमाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक की क्षारीयता क्रम देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का क्षारीयता का क्रम, तो क्षारीयता का क्रम क्या होगा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा आपका जो आपका एमाइड NH2 माइनस, ठीक है। फिर आपको होगा RO माइनस, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका होगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, फिर आपका होगा क्लोरीन, ठीक है। ये होगा क्षारीयता का क्रम। और यदि नाभिक स्नेही पूछा दोस्तों तो क्या होगा आपका एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, ऑप्शन नंबर ए। तो कोलराउस नियम बताता है कि, तो बताइए कोलराउस नियम क्या बताता है। कोलराउस नियम आपने पढ़ा होगा अनंत तन्यता पर कोलराउस का नियम, ठीक है। तो क्या बताता है अनंत तन्यता पर प्रत्येक वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता के लिए एक निश्चित योगदान देता है, चाहे वैद्युत अपघटय के दूसरे आयतन की प्रकृति कुछ भी हो, है ना। तो आप सभी को पता है कि जो कोलराउस नियम है क्या बोलता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता दो मानों,
आपने पढ़ा होगा दो मान है ना, धनायन, दो मानों धनायन और ऋणायन का योग है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की तुल्यांक की चालकता जो है दो मान है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का योग होता है। ये आपका कौन कहता है? कोलरॉस का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के प्रति निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम क्रियाशील है? तो बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण अटैक है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो कौन सा यौगिक जो है दोस्तों अधिकतम क्रियाशील है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा आपका OH, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है जल घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन होगा, तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है 1 ग्राम सेंटीमीटर आपके पास दे रखा है ना, जल के अणु, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो जल का जो क्या होता है दोस्तों, जो मोल होता है जल का H2 एक है ना, 1 मोल बराबर कितना होगा? H2O ये होता है 18 ग्राम। ठीक है, कैसे निकालोगे? जो आपका द्रव्यमान है H2O, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन के 2, 18 ग्राम। ठीक है, तो यह आपका आएगा, तो यहाँ पर एक मोल बराबर कितना दे रखा है? 18 ग्राम। ठीक है, तो ये दे रखा है ग्राम है ना, जो मोलों की संख्या बटे कुल आवोगाद्रो संख्या आपने पढ़ा होगा, तो 18 बटे जो आपकी आवोगाद्रो संख्या आपको पता होगा 6.02 गुणा 10⁻23 ग्राम, तो बस 6×3 18, तो कितना आएगा? 3 गुणा 10⁻23 है ना, जब ये 23 ऊपर जाएगा तो किस में आएगा? माइनस। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा उच्चतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है जहां ग्लाइसिन, एथिलीन और बाइपिरिडिल स्पीशीज है? तो परमाणु क्रमांक टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन और कोबाल्ट आपके पास दे रखा है ना, अनुचुंबकीय व्यवहार, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी में जो दोस्तों आपका क्या रहेगा? अनुचुंबकीय व्यवहार रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यही जो है अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अगला है, यदि कोई गैस स्थिर ताप पर प्रसारित होती है तो वह यह दर्शाती है कि, तो क्या दर्शाती है? अणुओं की गतिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, स्थिर ताप कैसा है? स्थिर। जब आप काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या रहता है? 3/2 RT है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों प्रोपोर्शनल होती है आपके टेम्परेचर के। ठीक है, जब टेम्परेचर स्थिर रहेगा आपका तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कैसी रहेगी? इसमें भी जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो गतिज ऊर्जा है आपकी, अणुओं की गतिज ऊर्जा, वो भी कैसी रहेगी आपकी? अपरिवर्तित, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। PCl5 PCl3 प्लस PCl2 में टूटता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सी शर्तें हैं, है ना, तो आपके पास दे रखा है यहाँ पर कौन सा जो है इसमें लागू होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंथैल्पी जो होगी शून्य से ज़्यादा होगी और एंट्रोपी भी क्या होगी दोस्तों? शून्य से ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया में R ब्रोमीन प्लस क्लोरीन TMF है ना, R तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड प्लस Br माइनस है ना, इनमें से किसकी अपेक्षित दर उच्चतम होगी? तो यहाँ पर अपेक्षित दर आपसे पूछा गया है, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा उसी की तो होगी, तो यहाँ पर किसकी होगी? तो अपेक्षित क्रियाशीलता जो रहती है दोस्तों SN2 के लिए, वो सबसे ज़्यादा रहती है आपकी प्राइमरी है ना, प्राथमिक के लिए, फिर रहता है आपका सेकेंडरी द्वितीय के लिए, फिर आता रहता है आपका टर्शरी तृतीय के लिए। तो जो आपका प्राइमरी होगा इसी के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी
SN2 में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, है ना, जो क्रियाशीलता है आपेक्षिक क्रियाशीलता दर। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 CH2Br आपका प्राइमरी है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। अगला है फेरस ऑक्सीलेट के एक मोल को अम्लीय माध्यम में पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए मैग्नीशियम MnO4- के कितने मोलों की आवश्यकता होगी। तो कितने मोलों की आवश्यकता होगी, ये भी आपको बताना है। तो कितना होगा दोस्तों आपको, तो इसके मोलों की संख्या कितनी होती है आपकी 3। ठीक है, है ना। जब रिएक्शन आप देखोगे तो आएगा 3MnO4 3MnO4- प्लस फिर आपका 5C2O4 2-। ठीक है, प्लस 24 हाइड्रोजन प्लस। जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है दोस्तों, 3Mn प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 10CO2 प्लस आपका 12H2 जल निकलता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए आप 3 मोल किसके हैं, MnO4 के हैं, और 5 मोल किसके हैं, C2O4 2-। तो कितना है, MnO4 के मोलों की संख्या कितनी होगी, MnO4-, तो ये होगा आपका 3/5। ठीक है, कितना होगा आपका 3/5 बराबर 0.6 मोल। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए। विलयन में आयनिक गतिशीलता का क्रम है, तो क्या होगा जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता का क्रम, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और सोडियम प्लस, है ना। तो जितना ज़्यादा आकार होगा, है ना, वो जल्दी इससे टूट जाएगा, आयनिक गतिशीलता उसकी ज़्यादा होगी। अब जलीय विलयन में यदि हम देखें दोस्तों, तो जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या वो किस प्रकार से रहेगी। आयनिक त्रिज्या का क्रम आपको याद रखना है जलीय विलयन में। तो ये है आपका सबसे ज़्यादा रहेगा लिथियम प्लस। ठीक है, फिर आपका रहेगा सोडियम प्लस, फिर आपका रहेगा पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, और फिर आपका रहेगा सीजियम प्लस। तो ये है जलीय विलयन में जो है आयनिक त्रिज्या का क्रम। ठीक है, अब देखिए जो आयनिक क्रियाशीलता है, आयनिक गतिशीलता, जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता का क्रम क्या होगा, आयनिक गतिशीलता जिसका जितना ज़्यादा आकार होगा उसका होगा, सबसे पहले किसका होगा, सीजियम प्लस का। ठीक है, इसका उल्टा होगा, फिर होगा रुबिडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर आपका होगा लिथियम प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षार धातुएं उच्च ताप पर संश्लेषण द्वारा लवण के समान हाइड्राइडों बनाती है। इन हाइड्राइडों की तापीय स्थिरता निम्न में से किस क्रम में घटती है। तो हाइड्राइड आपके यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, है ना, आपको स्टेबिलिटी बतानी है इसकी, है ना, तापीय स्थिरता तो किसकी होगी, तो ये होगी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका छोटा आकार होगा, छोटा रिनाइन होगा, है ना, यह छोटा धनाइन छोटे रिनाइन के साथ जो है क्या बनाता है, स्थायी यौगिक बनाता है। जैसे आपका लिथियम देख रहे हो, छोटा धनाइन है ना, तो ये स्टेबल क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। तो इसकी जो तापीय स्थिरता है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जो तापीय स्थिरता सबसे कम किसकी होगी, सीजियम हाइड्राइड की, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्रम क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। हाइड्राइडों की जो तापीय स्थिरता है, तो ये क्रम है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न व्यवस्थापन में उसके समान लिखी प्रवृत्ति के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको दे रहे हैं उपचयन शक्ति, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, आबंध वियोजन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
बाकी आपके तीनों सही है। देखिए उपचयन शक्ति जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये आपका सही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आबंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, कौन सा जो है इसका, ये जो इसका गलत है। फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। और विद्युत ऋणात्मकता आप सभी को पता है, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो तीनों कथन जो है आपका सही है, ABC। तो जो आपका जो बी है दोस्तों, आबंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। जो आपका सी है ये आपका सही नहीं है। अगर हम आबंध वियोजन ऊर्जा देखें, है ना, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, Cl2 का, ठीक है। फिर आपका होगा ब्रोमीन का, फिर आपका होगा फ्लोरीन का F2, फिर आपका सबसे लास्ट होगा I2, है ना। ये है इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा। क्लोरीन की अगर हम देखें आबंध वियोजन ऊर्जा कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी 57, ठीक है। ब्रोमीन की होती है आपकी 45.5। और यहाँ पर हम देखें फ्लोरीन की F2 की तो 38 होती है। और आयोडीन की देखें दोस्तों, तो इसकी जो आबंध वियोजन ऊर्जा होती है 35.5, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो क्रम आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये इसका आबंध वियोजन ऊर्जा है, ये भी आपको नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है गलत है, सही नहीं है। तो 298 केल्विन पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पेंटेन के संभवन की मानक मुक्त ऊर्जाएं इतनी है। तो पेंटेन ऑक्सीजन ईंधन सेल के लिए E0 सेल का मान होगा। तो E0 आपको निकालना है, तो किस प्रकार से आप निकालोगे, तो सभी के लिए आपके पास दे रखा है दोस्तों, आपका जल के लिए भी आपके पास दे रखा है, कितना है 23.237.2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -394.4 और पेंटेन के लिए आपका -8.2, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है। तो सभी को पता है जो डेल्टा G होता है दोस्तों, डेल्टा G0, ये बराबर क्या होता है आपका, है ना, NFE0 ई सेल, ठीक है। तो पेंटेन के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, E0 सेल, ठीक है। तो ये आएगा आपका -33 गुणा 10⁻³ गुणा 96500, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी, ठीक है। तो ये इतने वोल्ट के बराबर आएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ए मुख्य रूप से है, तो इनमें से ए कौन सा होगा, ये रिएक्शन है आपके पास। कार्बोनियम आयन का अगर हम स्थायित्व देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा होगा टर्शरी, जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपका सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी, लास्ट में आएगा आपका मिथाइल, ठीक है। ये आपका कार्बोनियम टर्शरी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका होगा, तो अस्थिर अधिक किसका होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि आपका किस में आएगा, टर्शरी, है ना। तो कार्बोनियम स्थायी रूप से जो मुख्य रूप से होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा, ये बनेगा इसमें, है ना। Br कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्टेबल बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो ये प्राइमरी बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पर जो टर्शरी होगा जो स्टेबल बनेगा, तो क्या चाहिए, स्टेबल ही चाहिए। तो यौगिक जो है स्टेबल ही जो है बनता है। तो 24 है दोस्तों आपका जो है क्षारीय प्रबलता आपको बतानी है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता किसकी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यदि हम अम्लों की प्रबलता देखें इसमें, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3, ठीक है। फिर होगा आपका सेकेंड का डबल बॉन्ड का, फिर होगा आपका सिंगल बॉन्ड का। तो ये है आपका अम्लों की प्रबलता का क्रम। बस इसी के उल्टा आपको क्या करना है, क्षारीयता का क्रम करना है। तो क्षारीयता का क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा पहला होगा, फिर आपका दूसरा होगा, फिर आपका तीसरा होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, सरल सेल में परमाणु द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाज 48 है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके तीनों सही है। आणविक ठोस सामान्यतः वाष्पशील होते हैं, ये भी राइट है। हीरे की एक इकाई सेल में कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है, ये भी सही है।
ब्रेवे जालकों की संख्या जिसमें एक क्रिस्टल को वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि एल्फा एक घनीय तंत्र साधारणतः घन काय केंद्रित घन तथा फलक केंद्रित घन की ओर लंबाई को दर्शाता है, तो इन तंत्रों में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः इस प्रकार होगा। तो क्या होगा? तो साधारण घन के लिए अगर हम देखें साधारण घन, ठीक है, तो ए बराबर रहता है 2r, ठीक है। तो r बराबर क्या रहेगा? a/2, ये आपका साधारण घन के लिए। अब देखिए केंद्रित घन के लिए क्या रहेगा? a बराबर रहेगा आपका 4r/√3, ठीक है। तो यदि r देखेंगे तो r क्या आएगा आपका? तो √3a/4। अब देखिए फलक केंद्रित के लिए क्या देखेंगे? फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित को सभी को पता है क्या रहता है? a बराबर जो रहता है आपका वो रहता है आपका 2√2r, ठीक है। तो अगर हम इसमें r देखेंगे तो r बराबर क्या रहेगा? a/2√2, ठीक है, ये रहेगा। तो अब साधारण घन काय केंद्रित घन और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसमें कितना आएगा आपका? a/2 अनुपात दूसरे में कितना आएगा आपका? √3a/2, तो ये आएगा आपका √3a/2 और लास्ट में आपका आएगा a/2√2, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका a/2√3a/4 2/2 रूट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है दो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक K1 K2 के मान क्रमशः ये दिए हैं, ठीक है। K1 बराबर K होता है तो वह है, तो कौन सा टेम्परेचर आपको यहाँ पर निकालना है? तो क्या होगा आपका? कितना दे रखा आपका? 200/T माइनस 2000/T और 1000/T, ठीक है। तो K1 और K2 होता है, तो टेम्परेचर आप निकालोगे तो आएगा आपका 1000 तो r आएगा आपका है ना, T/r है ना 2.303, ठीक है कि तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1 लीटर प्रोपीन गैस जिसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय पर लिया गया है के पूर्णतः दहन के लिए समान परिस्थितियों में अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडल पर ऑक्सीजन गैस का कितना आयतन आवश्यक होगा? तो प्रोपेन दे रखा दोस्तों आपके पास C3H8, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है +5O2 ऑक्सीजन, ये बनता है आपका 3CO2 + 4H2O। अब आपसे पूछा गया है तो दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन, तो सभी को पता है कितनी है? 5O2 है, 5 लीटर है ना। तो आप कितना करोगे? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 5 है ना। यदि आपको रिएक्शन पता है तो भी आपका यह सॉल्व हो जाता। तो निम्न परमाणु त्रिपरमाणुक स्पीशीजों में आबंध कोण का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो बॉन्ड एंगल आपको बताना है, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो बॉन्ड एंगल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा NO2 प्लस का, ठीक है। फिर होगा उसके बाद NO2 का, फिर होगा आपका NO2 माइनस। देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। और NO2 का रहता है बॉन्ड एंगल आपका 132 डिग्री और NO2 माइनस का रहता है 115 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। निम्न अणु के कितने त्रिविय समावि होंगे? तो हम जो दोस्तों यहाँ जो है इतने ही प्रश्न करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। त्रिविय समयता आपको बतानी है कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है जो अनसिमेट्रिक रहते हैं, सिमेट्रिक रहते हैं, उनमें जो है प्रकाशिक समयता किससे निकालते हैं? 2n बराबर कितना होता है? 2n, ठीक है। n बराबर क्या रहता है? जो एसिमेट्रिक कार्बन है, असिमेट्रिक मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें जो है
जो कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। और n कहाँ पर है दोस्तों, आपका n जो है आपका जो आपके डबल बॉन्ड है उनकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रकाशिक समाव्यता है इसमें कितनी है, प्रकाशिक समाव्यता वो है 2 1, ठीक है। कितनी होगी 2, क्योंकि डबल बॉन्ड कितना आपका 1 है। और जो ज्यामितीय समाव्यता है कितनी है, ज्यामितीय समाव्यता भी आपकी सेम है, ज्यामितीय समाव्यता वो भी आपकी 2 ही होगी। तो आपका जो है त्रिविम समयता कितना होगी, ज्यामितीय और प्रकाशिक समयता, तो 2 + 2 कितनी होगी 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में ए जो है इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बाकी इसके बाद और क्वेश्चन है उसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी यदि दोस्तों आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।